हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेट पेपर जून 2012 का। ठीक है, और ये हम चर्चा कर रहे हैं 2004 से लेकर 2024 तक। ठीक, ये प्रश्न है और ये सभी निःशुल्क प्रश्न मैं करवा रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क डाटा बहुत दिया जाता है। तो 2004 से लेकर 2024 तक लगभग मेरे हिसाब से 15,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15,000 ऐसे कि एक्सप्लेन भी आपको इन प्रश्नों की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है। जैसे कि एक प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न के इर्द गिर्द पूरे टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अच्छी प्रकार से आपके सारे, मतलब पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब कि आपका कम समय में रिवीजन होगा, यानी कि आपके जैसे शॉर्ट नोट्स है ऐसे रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल ही कम रेट में मिल रही, पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता है, मात्र और मात्र 999 रुपये में कर दीजिए। पहले ये 1500 रुपये की पीडीएफ मैंने काफ़ी दी है, लेकिन अभी काफ़ी अभ्यर्थियों के फ़ोन आए कि मैम आप है ना ज़्यादा पैसे ले रहे हो। हालांकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10 की 10 यूनिट के आपको नोट्स मिलेंगे, वो ज़रूर ले। अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, निःशुल्क तैयारी आप अवश्य करते रहें। तो ये देखिए, अभी मैंने 8 वीडियो डाल दिए, ये हमारी 9वीं वीडियो है। जिसने नहीं देखी है वो बाकी की 8 वीडियो भी अवश्य देखें और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हालांकि मैं इसको मेरी तरफ से क्या है, जैसे आपको कम दिखाई दे सकता है, क्योंकि तो एक फीचर होता है ये आपके हिस्से पे यूट्यूब पे, आप उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो जूम करके देख लें। और मुझे भी दूसरे ऐप पे बनाना पड़ेगा, ये पीडीएफ धुंधली बनती है। ठीक है, लेकिन जो समझ में नहीं आएगा मैं पूरी कोशिश करूँ, उसको 2-3 बार रिपीट कर दूंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कोरवी, रेखता। तो ये है जनपदीय हिंदुस्तानी। अब मैंने दिखाई दिया आपको उत्तर, अब की बार मैं कोशिश करूंगी मैं आपको उत्तर नहीं दिखाऊं। तो ये प्रश्न टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तान का। देखिए भाई, मैं जो मेरे आसपास थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, और जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो वो अपना एडजस्ट करना सीखें। तो क्योंकि मैं एक घर में गृहिणी हूँ, और तो इधर उधर की थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। ये तो नहीं मेरा कोई स्पेशल स्टूडियो है कि उसमें कोई आवाज़ नहीं आई, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, मैंने कहा था ना कि इन प्रश्नों की यही खूबसूरती है कि इनके इर्द गिर्द जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज आते हैं। देखो, अब आ गया ना, खड़ी बोली के लिए जॉर्ज गिरिसन ने वर्नाकुलर है भाई, ये वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। वर्नाकुलर जॉर्ज गिरिसन ने, और सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वर्णमाला अंग और अंग है, तो ये क्या है, जिसको बोलते हैं विसर्ग और अनुस्वार। तो स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त अक्षर। तो स्वर को आपको पता है 11 स्वर होते हैं, व्यंजन जैसे कि 33 होते हैं। बाकी तो जैसे पहले क्या बोलते थे, ये एक नया वर्ण और जुड़ा है, ये मुझे कमेंट करके, आज मैं नहीं बताऊंगी आप बताओगे। एक नया वर्ण और आया है, और उसके बढ़कर संख्या कितनी हो गई है और वो कौन सा है, ये आप बताएंगे कि आप कितना अपडेट रहते हैं, मैं देखना चाहती हूँ। अयोग हुआ संयुक्ताक्षर, तो इसका रहेगा शीश, यह अयोग हुआ। अब अयोग हुआ का क्या मतलब है, ये देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अंग और न स्वर है और न ही व्यंजन है, इन्हें अयोग हुआ कहा जाता है। तो इसमें देखो, ये क्या है, स्वर और व्यंजन क्यों नहीं है, ये मैं बता देती हूँ। इसमें लिखा नहीं है, ये क्या है, लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ। ठीक है, लिखे स्वरों के साथ जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण करोगे तो इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है। पयुम चेरुम किसकी रचना है? पयुम चेरुम शंभु की रचना है। तो ये देखें विस्तार से, या मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि पूरा विस्तार दिया है। देखो, यहाँ से अपनी तरफ से जूम अवश्य कर ले अगर आपको धुंधला या कम दिखाई दे रहा है तो।
पयुम राम कथा, ये प्रश्न भी आता है। पयुम चरुम किस पर आधारित है? तो ये राम कथा पर आधारित है। रिठेरम हरिवंश पुराणम कृष्ण कथा, तो ये रिठेरम चरु है हरिवंश पुराण पर आधारित है। शंभु, ये सारी शंभु की रचना है, ये तीनों, ये बहुत महत्वपूर्ण, इन्हें आप अच्छी तरह जैन में बिठा लेना। शंभुचंद जैनाचार्य शंभु की रचना है। अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं शंभु। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु को कहा जाता है। ये वाल्मीकि लिखा है, ये वह कर लेना इसमें। तो थोड़ा सा मैं आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो भी इसमें, हालांकि देख प्रिंट में आ जाती हैं, टाइपिंग में एरर हो सकती है, तो मैं वो साथ के साथ में करवाती हूँ चलूँ, क्योंकि लिखित पेपर में आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब्दुल रहमान संदेश रासक के, जिसकी रचना 12वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 13वीं सदी के पूर्वार्ध में। या फिर जो संदेश रासक है, ये हिंदी का पहला धर्मेंद्र ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि मान ले 12वीं, आप आपके मन में ये सवाल आ गया होगा पक्का कि 12वीं सदी करें या 13वीं सदी करें। अगर आपके ऑप्शन में लिखा है 12वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो आप इस पर जाओगे। अगर आपके ऑप्शन में लिखा है 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या तो ये 12वीं आएगा या 13वीं आएगा, लेकिन उत्तरार्ध पूर्वार्ध लगा हो तो इसका, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सटीक नहीं होते हैं। इस पर आपको विकल्प देखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन दिया गया है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। अब ये खंड काव्य महाकाव्य से देखो, मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ। नए वाले अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ, पुराने वालों को तो रट्टा पड़ा होगा। महाकाव्य होता है, जैसे मान लीजिए आप ही कोई महान पुरुष बन गया, आपने कोई अच्छी ख्याति प्राप्त की, तो आपके पूरे जीवन वर्त के बारे में, जैसे मान लीजिए बिहारी के बारे में कोई लिखना चाहे तो पूरे से शुरू से प्रिय प्रवास है, ऐसी बहुत सी रचनाएं ऐसे हैं जो मतलब शुरू से लेकर अंत तक लिखी गई हैं, तो वो महाकाव्य। खंड काव्य क्या है? जीवन के एक भाग कर, मान लीजिए कोई आपकी शिक्षा के बारे में लिखा है तो वो खंड काव्य हो गया, लेकिन आपके संपूर्ण जीवन वर्त के बारे में जो लिखिएगा वो महाकाव्य होता है। किसी मुसलमान द्वारा लिखा ये पहला ग्रंथ है। भाई क्या है, मुसलमानों ने जो लिखा गया धर्मेंद्र, जो ये पहला ग्रंथ है, ये काफ़ी बार पेपर में आया भी है। चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो का पृथ्वीराज रासो है। प्रबंध शैली में डिंगल में लिखा हुआ है। वीर तथा संगारस, भाई काफ़ी सारे अभ्यर्थी रटते हैं, ये कहीं पर डिंगल लिखा है, कहीं पर पिंगल लिखा है, क्या लिखा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिमाग को जोर लगाकर समझने की होती हैं। देखो, आप जब आपने पढ़ा है कि डिंगल भाषा किससे बनती है, पिंगल भाषा कैसे बनती है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मनकर क्या बनती है, डिंगल भाषा। एक चाहे नोट कर लेना एक कॉपी में, मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेकर जरूर आओगे। छोटे छोटे नोट्स, ये वीडियो खेलने से काम नहीं चलने वाला। अगर मतलब राजस्थानी प्लस अपभ्रंश होगी तो डिंगल भाषा होगी, अगर अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा होगी तो पिंगल भाषा होगी, ठीक है। तो ये डिंगल और पिंगल में अंतर होता है। दूसरी बात ये है, जो डिंगल शैली में उसमें टै वर्ण की अधिकता, जैसे टै वर्ग वाले हैं वो आएंगे, टै टैडन है, तो इसमें ये ओजस्वी वर्ण है। क्या है? ओजस्वी वर्ण है। अगर आपको साहित्य का ज्ञान है थोड़ा सा भी, तो ये इसमें क्या है, ये कर्कश शब्दावली वाले वर्ण हैं। मतलब इनको पढ़कर आपको लगा जैसे टै टै, मतलब इसमें आपकी आवाज़ इतनी मोटी आ रही है, सुरीली आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि पिंगल भाषा है वो सुरीली आवाज़ का है। तो और इसमें डिंगल भाषा में क्या है, जैसे कि अभी युद्ध में कोई जाएगा अभी, तो वहाँ तो मीठी मीठी आवाज़ बोलेगा नहीं, वहाँ तो क्या है, मतलब ललकार होगी, वीर रस होगा। तो मैं इतना समय ये ले रही हूँ कि आपको था कि पता चल जाएगा। और भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो इसमें वीरता जहाँ होगी वो डिंगल भाषा होगी, बाकी जहाँ पर श्रृंगार होगी वहाँ क्या है, पिंगल होगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये दोनों का मिश्रण है, तो इसमें ज़्यादातर वीरता है, तो इसलिए इसको क्या है, डिंगल ही भाषा कहा जाएगा, पिंगल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बुकों में पिंगल भाषा लिखा है। तो इस बात को आप जरूर समझेंगे। चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज का प्रथम महाकाव्य है। इसमें क्या है, 68 छंद है। एक बार मैंने कम्युनिटी में लगाया, मैं थोड़ा सा समय इसलिए लेती हूँ कि ताकि वो प्रश्न आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, वरना मैं इतना समय लेने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने लगा दिया 69 सर्ग, नहीं 1 मिनट, अब मैंने लगा दिया 68 छंद। तो एक लड़की ने मेरे पास मैसेज किया कि मैम आप गलत क्यों करवाते हो, इसमें तो 69 है। तो मैंने उनको कहा भाई 69 आप आँख खोल के पढ़ो, 69 क्या है, सर्ग है, 69 क्या है, सर्ग है, और 68 क्या है, छंद है। 69 क्या है, सर्ग है,
और 68 क्या है, छंद है। तो ये दोनों, हालांकि इसमें आपके सर्ग नहीं दिया है, मुझे पता है सर्ग सबको याद है, लेकिन छंद दिया है तो छंद आप याद रखें, 68 छंद है। अब क्या है, विद्यापति के बारे में, ये अवट, मैथिली, संस्कृत तीनों भाषाओं में लिखते थे। विद्यापति तिरुकिराज शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये है, ये बहुत पहले के राजा क्या होते, बहुत सारे दरबारों में कार्य करते थे। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। विद्यापति संगारी, भक्त, रहस्यवादी तीनों के कवि थे। ठीक है, किसी ने इनको संगारी माना, किसी ने भक्ति माना, किसी को रहस्यवादी, वो हम कभी फिर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविताली किस भाषा की रचना है, तो ये क्या है, ब्रज भाषा की, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न। देखो भाई, अगर आपने क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार 2 शब्द जरूर लिख के जाएं, आप ही की प्रेरणा की मुझे बहुत ज़रूरत है। जैसे आपको ज़रूरत होती है ना मोटिवेशनल की, मुझे भी होती है कि आप मेरी क्लास को कितने अभ्यर्थी पसंद कर रहे हैं। तो क्लास लगे, और क्लास में कुछ सुधार भी चाहिए तो भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आप भी अच्छे क्वालिफाइड हैं, नेट JRF PhD करे हुए हैं। ये तो नहीं कि आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको भी पता है कैसे और करना चाहिए। कुछ अपने भी सुझाव आप दे दिया करो। रामचरितमानस कवितावली, इसे कवित रामायण भी कहा जाता है। मैं एक यहाँ और ऐड करना चाहूँगी, कवितावली और अनुमान भाव में काफ़ी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज रहता है कि कवितावली है या इनके अनुभाव। तो अगर ये, वैसे तो ये कवितावली का ही भाग है, लेकिन क्या है, बाद में इन्होंने तुलसीदास ने इसको अलग कर दिया था। पार्वती मंगल दोहावली रामायण है, जानकी मंगल गीतावली पदावली है, भैरवी विनय पत्रिका राम गीतावली है। ये सारी याद कर लेना। राम आज्ञा प्रश्न कृष्ण गीतावली, राम वैराग्य संदीपनी, ये सारे क्या है, ये तो मतलब कि ब्रज भाषा की सारी रचनाएं हैं, और ये क्या है, अवधी भाषा की हैं। ठीक है, तो अब क्या है इनमें, अब मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहूँगी भाई। जिसमें राम और मंगल आए ना, वो तो है अवधी भाषा। जिसमें राम और मंगल आए अवधी भाषा है, और है ना बाकी सारी क्या है, आपकी ब्रज भाषा है। तुलसीदास की रचनाओं में जहाँ राम और मंगल आए वो अवधी भाषा है, और बाकी की सारी ब्रज भाषा है। अब आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसे कॉपी में नोट कर लो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेकर आएंगे। तुलसीदास द्वारा अनुमान भाव से पीड़ित होने पर लिखा जाने वाला अनुभाव कवितावली का ही भाग है। मतलब कि तुलसीदास की बाहों में दर्द हो गया था, यानी बाजू में दर्द हुआ था, तो उन्होंने इस दर्द से निजात पाने के लिए अनुमान भाव की रचना की थी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने। और मतलब सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह तो कहा था किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर मैं यहाँ नहीं लगा दूं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो रामविलास शर्मा होगा। ठीक है, अब जितनी भी मैंने कहा ना, इन प्रश्नों की यही खूबसूरती है कि इनके इर्द गिर्द जितने प्रश्न आ रहे हैं, तो ये तो क्लास बहुत ही ज़्यादा खास रहेगी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का डॉक्टर नगेंद्र। जब वेदना के आधार स्वानुभूति व्यक्त होने लगी तो छायावाद के नाम से अभिहित किया गया जयशंकर प्रसाद। भाई आज हम थोड़ी क्लास करेंगे, क्योंकि है ना बहुत शोर शराबा हो रहा है। कल मैं लूँगी आपकी क्लास, अभी तो बस मैं 10 क्वेश्चन आपके करवा देती हूँ। जयशंकर पर छायावाद शब्द का 2 एडजस्टमेंट आप ही नहीं, मुझे भी करना पड़ता है। 2 अर्थों में, छायावाद शब्द का 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा शब्द का वस्तु के अज्ञात प्रियतम को आलम्बन अध्ययन चित्र में। देखो अभी इतना बड़ा मैं पढ़ूंगी, जो चित्रमयी भाषा है ना, कुछ आप ऐसे कि कुछ शब्द आप चयन कर लिया करो। अगर छायावाद के शब्द 2 अर्थों में, जैसे एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और एक चित्र के अर्थ में। देखो मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है रामचंद्र शुक्ल ने, मैं इसको अंडरलाइन करके इसके लिए लेकर आती हूँ, ताकि ये मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जैसे मैं तो पढ़ती हूँ तो ओरल भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपकी जो नज़र है उन चीज़ों पर जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छायावाद सूक्ष्म के प्रति विद्रोह नहीं है, रामविलास शर्मा का, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और मिश्र बंधु, इसमें ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, ये आपको सबको पता है। श्याम शुक्र, क्योंकि बार बार में, क्योंकि ये प्रश्न आपके रटे हुए हैं, तो इसमें गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीनों भाई थे।
और जिसको लग रहा है कि पहली बार तैयारी करें तो वो रोक कर देख लें, बाकी सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। मिस्र बंधु विनोद की जो नवरत्न है वो 1910 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। मैं उन प्रश्नों पर जार ऐसे मतलब जोर देकर बोलती हूँ ताकि वो आप गलत ना करें। हिंदी नवरत्न 1910 है, जबकि बिहारी शामिल नहीं है, ये तो बता। देव और बिहारी, इनकी देव और बिहारी बिहारी बड़े हैं या देव, काफ़ी इन पे इनकी बहस हुई थी इस टॉपिक पर। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है, 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा छठा प्रश्न था। 7वां प्रश्न देखेंगे, इसमें भाई नाम आ गया तो इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगी क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चलो तो मैं कल इसको हटा के लेकर आऊँगी, आज आप एडजस्ट कर लें, कल मैं इसको हटा दूँगी पीडीएफ बनाते हुए। एक पीडीएफ में शायद ये पूरी आज नहीं हो पाएगी तो इसमें तो आएगा ही, आगे मैं इसको हटा दूँगी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य प्राय किस रूप में देखा गया है? देखो, सूफी ने आराध्य प्रेमिका के रूप में देखा, तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे सूफी क्या है, मतलब आत्मा को तो मानते थे वो पुरुष, नहीं आत्मा तो क्या है, पुरुष है, और परमात्मा क्या है, स्त्री है। ये बस यही बात याद करने की है कि उन्होंने अपने देवता यानी आराध्य भगवान को माना था प्रेमिका, और जो आराधक है या भक्त है या आत्मा है उसे माना था प्रेमी। इन्होंने उल्टा चले थे ये। सूफी प्रेमिका में आराध्य परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया, जबकि आराधक आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा गया। थोड़ा जूम करके देख ले आप अपनी तरफ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री पुरुष को कर्म से परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की कवि मलिक मौजासी, यानी जो सूफी प्रेमाख्यान है, जो इसको आगे बढ़ाने का, इसको जो नाम देने वाले जो कवि वो जायसी है, सूफी प्रेमाख्यान के प्रवर्तक। तार सप्तक के कवि नहीं है शमशेर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माछी। यहाँ काफ़ी अभ्यर्थियों कन्फ्यूज रहती है। ये तार सप्तक का मतलब है प्रथम तार सप्तक, और वहाँ इसमें प्रथम कहीं शब्द लगा नहीं है। वैसे तार सप्तक फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ ऐसे आता है। अगर प्रथम है लगा हो तो वो गलत होता है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे तार सप्तक के कवि 3 होंगे और चौथा जो होगा 1 होगा, जो द्वितीय तार सप्तक का कवि नहीं होगा। अब इसको आपको समझ में आ गया, छाटना है। तो शमशेर बहादुर नहीं होंगे, देखें, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माछी, मुक्तिबोध 1917 में, जबकि शमशेर बहादुर दूसरे के हैं। इनका समय पहले तार सप्तक का समय 1943 है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी से हैं। विश्रामपुर का संतोष श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी 1968, शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल हैं। ये आप इनके प्रकाशन वर्ष, इनसे संबंधित गांव और उपन्यासकार। आधा गांव राई मासूम रज्जा का उपन्यास है। मैला आंचल 1954 का। फणीश्वर, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है, इससे जितने प्रश्न बनते वो आप कर लेना। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल का है, और आधा गांव ये इतना महत्वपूर्ण, इनके प्रकाशन से गांव ये आप याद कर लेंगे। ठीक है भाई, आज के 2 रहा, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। मैं आगे भाई इसमें बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं खुद डिस्टर्बेंस हो रही हूँ, मैं कल करवाऊंगी, इसके लिए मैं आज माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज हमारी क्लास छोटी हो पाई। 2 रहा, समय के साथ रथ गरना, सुनो सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो इसमें क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं। 2 रहा, किस में जनता, रामधारी सिंह दिनकर। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, मैथिली शरण गुप्त। या आंचल में दूध आंखों में पानी। तो ये मैथिली शरण गुप्त रचनाएं और रामधारी सिंह दिनकर जो भी आपके लगी हुई हैं, ये प्रश्न बड़े ही अच्छे हैं। अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ चाहिए 1 से 10 यूनिट, तो 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते। आप एक दिन में 3-4 हज़ार रुपये कमाओगे तो 999 की आप पीडीएफ ले सकते हैं, 1 से लेकर 10 यूनिट तक। समय बहुत कम बचा है, जो बाद में लोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की छोटी क्लास होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, कल मैं लंबी क्लास लेकर आऊँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।